नमस्ते दोस्तों। जैसे ही मैं अपनी डोंगी में सिंधु नदी की विशाल लहरों पर आगे बढ़ता हूँ, मेरे मन में उन लोगों की यादें आती हैं जो कभी इन तटों के पास रहते थे। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पार ढल रहा है और उसकी लंबी छायाएं नदी की सतह पर फैल रही हैं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे विशाल शहरी केंद्र ही नहीं, बल्कि घर भी हैं। वो जगहें जहाँ परिवार एक साथ रहते थे, काम करते थे और अपना जीवन साझा करते थे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का अन्वेषण करेंगे, जो हमें यह बताने में सक्षम हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। सिंधु घाटी के लोगों के घर योजना और डिज़ाइन के चमत्कार थे, जो उन परिवारों की ज़रूरतों के अनुसार निर्मित किए गए थे जो उनमें रहते थे। जब मैं इस नदी के साथ बहता हूँ, तो मुझे उस समय के शहरों की हलचल भरी जिंदगी की कल्पना होती है, जहाँ घर सड़कों के किनारे एक पंक्ति में सजे रहते थे, जिससे एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित शहरी माहौल बनता था। ये घर मुख्यतः पक्की ईंटों से बने थे, जो प्राचीन दुनिया में अपनी तरह के पहले घरों में से एक थे, और यह सभ्यता के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाते थे। पक्की ईंटें एक समान आकार की थीं और उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि वे समय की कसौटी पर खरे उतरें। घरों का आकार विभिन्न था, जो उनके निवासियों की सामाजिक स्थिति और धन को दर्शाता था। कुछ घर छोटे, एक कमरे के थे, जबकि अन्य बड़े, कई कमरों वाले घर थे जिनमें आंगन भी होते थे। बड़े घर, जो अक्सर व्यापारियों या धनी व्यक्तियों के होते थे, में कई कमरे होते थे। एक केंद्रीय आंगन जहां रोशनी और हवा आती थी, और कभी कभी तो दूसरी मंजिल भी होती थी। यह सोचकर रोमांचित करता है कि जिस तरह से मैं इस नदी के साथ बह रहा हूँ, उस समय लोग इन आंगनों में बैठकर शाम की ठंडी हवा का आनंद लेते होंगे, शायद अपने दिन के बारे में चर्चा करते होंगे या परिवार के साथ भोजन साझा करते होंगे। गोपनीयता और आराम सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के महत्वपूर्ण पहलू थे। कई घरों में छोटे छोटे खिड़कियां होती थीं, जो आंगन या गली में खुलती थीं, जिससे गर्मी के महीनों में घर के अंदर ठंडक बनी रहती थी। ये आंगन घर का दिल होते थे, जहां परिवार भोजन करते थे, घर के काम काज निपटाते थे और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे। घरों की सावधानी पूर्वक योजना यह सुनिश्चित करती थी कि जीवन भले ही दोपहर की भीषण गर्मी में हो, फिर भी शांति से चलता रहे। मैं लगभग उस सौम्य हवा की कल्पना कर सकता हूँ, जो खुले आंगनों से होकर बह रही होगी और दोपहर की धूप से राहत दे रही होगी। सिंधु घाटी के घरों का एक और उल्लेखनीय पहलू उनका उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। कई घरों में स्नान घर और निजी कुएं बनाए गए थे, जो नगर के जटिल जल निकासी तंत्र से जुड़े थे। सोचिए, हजारों साल पहले लोगों को इंडोर स्नानगृह का विलास प्राप्त था, जिसमें निकासी का रास्ता शहर की सुव्यवस्थित सीवेज प्रणाली तक जाता था। जब मैं इस नदी में आगे बढ़ता हूँ, तो यह सोचकर अद्भुत लगता है कि उस समय के लोग कितने प्रगतिशील और उन्नत थे। उन्होंने ऐसे तंत्र विकसित किए जो अन्य सभ्यताओं में सदियों बाद दिखे। कई घरों में कुओं की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि स्वच्छ पानी तक पहुँच सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि स्नान और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी महत्वपूर्ण थी। उनकी पाइपलाइन प्रणाली की कुशलता यह दर्शाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने स्वच्छता और स्वच्छता पर कितना जोर दिया। इन प्रणालियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अपशिष्ट जल घरों से बाहर निकलकर मुख्य सड़कों पर जाता था, जहां ढंके हुए नाले इसे शहर से बाहर ले जाते थे। उस समय के लिए यह स्वच्छता की एक क्रांतिकारी प्रणाली थी, जिसने यह सुनिश्चित किया कि शहर अपने बड़े जनसंख्या के लिए स्वच्छ और रहने योग्य बने रहें। घरों की बनावट से समाज की समानतावादी प्रकृति का भी पता चलता है। हालांकि कुछ घर बड़े थे, लेकिन अमीर और गरीब के बीच कोई विशाल विभाजन नहीं था। शहरों की योजना इस प्रकार बनाई गई थी कि सभी नागरिकों, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, को समान शहरी बुनियादी ढांचा प्राप्त हो। स्वच्छ पानी, जल निकासी और सार्वजनिक स्नान गृह। ये समानता का भाव घरों के निर्माण में भी दिखाई देता है, जहां अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तरह कोई विशाल महल या मंदिर शहर के ऊपर नहीं दिखाई देते थे। इसके बजाय घर साधारण थे, जो एक ऐसे समाज को दर्शाते थे जो सामुदायिक मूल्यों को महत्व देता था। निर्माण सामग्री का मानकीकरण भी समाज की संगठनात्मक संरचना को उजागर करता है। घरों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पक्की ईंटें सिर्फ किसी भी आकार या आकार की नहीं थीं, बल्कि विशिष्ट मापदंडों का पालन करती थीं। इस प्रकार की एकरूपता से यह संकेत मिलता है कि घरों और सार्वजनिक इमारतों के निर्माण की देखरेख एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा की जाती थी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ,
तो मैं उस समन्वय के स्तर से प्रभावित होता हूँ जो सिंधु घाटी के विभिन्न शहरों के बीच अवश्य ही मौजूद रहा होगा। इन घरों के भीतर जीवन बहुत जीवंत रहा होगा। लोग कई तरह की गतिविधियों में संलग्न होते होंगे। खाना पकाना, बुनाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना और शायद घर से व्यापार भी करना। कई घरों में पाए जाने वाले मिट्टी के खिलौने, गहने और मूर्तियों जैसे कलाकृतियों से यह पता चलता है कि परिवार अपने समय का उपयोग विभिन्न शिल्प बनाने और उसका आनंद लेने में करते थे। घरों में भंडारण क्षेत्रों की उपस्थिति से यह भी संकेत मिलता है कि भोजन, अनाज और अन्य वस्तुओं को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता था ताकि परिवार अच्छे और कठिन समय के लिए तैयार रहें। जैसे ही मैं इस शांत जलधारा में बहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि उन घरों के भीतर जीवन कैसा रहा होगा। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते होंगे, महिलाएं बुनाई करती होंगी या मिट्टी के बर्तन बनाती होंगी और पुरुष व्यापार या कृषि के लिए तैयार होते होंगे। सिंधु घाटी के घर केवल आश्रय नहीं थे, वे जीवन, संस्कृति और समुदाय से भरे हुए स्थान थे। उन जीवनों की गूंज आज भी यहाँ महसूस होती है, जिसे हवा और बहती नदी साथ ले जाती है। इन घरों की डिजाइन और बनावट एक उन्नत, संगठित और पर्यावरण से जुड़े समाज को दर्शाती है। लोग न केवल अपने व्यक्तिगत घरों के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए योजना की आवश्यकता को समझते थे। उनके घरों के निर्माण में जो सावधानी बरती गई वह उनके मूल्यों की एक झलक देती है। सामुदायिक भावना, स्वच्छता, समानता और आराम। अगले एपिसोड में हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के एक गंभीर अध्याय का पता लगाएंगे, उसका पतन। जब मैं नदी की यात्रा जारी रखूंगा, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह कभी समृद्ध सभ्यता कैसे ढहने लगी और इसके इतिहास से गायब होने के पीछे क्या कारण थे। क्या यह पर्यावरणीय परिवर्तन थे, व्यापार मार्गों में बदलाव या आंतरिक संघर्ष? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। फिलहाल जैसे जैसे प्रकाश फीका पड़ रहा है और नदी मुझे आगे ले जा रही है, मैं आपको उन घरों की याद के साथ छोड़ता हूँ जो कभी इन तटों पर शान से खड़े थे। ऐसे घर जहाँ लोग रहते थे, हंसते थे और अपने जीवन का निर्माण करते थे। उन घरों का अस्तित्व भले ही अब मिट गया हो, लेकिन उनकी स्मृति इस नदी और उन कहानियों में जीवित रहती है जो हम आज भी सुनाते हैं।